हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दिस इज पवन वशिष्ठ, ओडीपीएस एट वशिष्ठ सर। हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट डायग्राम तक। तो सर्किट डायग्राम के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ये ओम्स लॉ किसने दिया? ओम ने दिया। क्या बताया? वो कहते हैं कि आपके पास में कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, कोई डिवाइस है, उस डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो कर ही रहा है, कोई ना कोई वोल्टेज भी जरूर होगा वहां। तो उन्होंने यानी कि ओम्स ने ये बताया, ओम ने ये बताया कि जो वोल्टेज है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है, उन दोनों में रिलेशन क्या है। तो उस रिलेशन को फाइंड करने के लिए इन्होंने आपको रिलेशन दिया है, फाइंड तो कर लिया था, रिलेशन दिया है। रिलेशन होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature and other configurations, या फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन कह लीजिए आप, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन। ये फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटे? फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि एरिया, ठीक है, उसका कांस्टेंट रहेगा, थिकनेस जो है लेंथ उसकी कांस्टेंट रहेगी, ईटीसी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारी चीजें अगर हम कांस्टेंट रखें तो जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दिया था ओम ने, तो दिस इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में आप क्या बता सकते हो कि इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन द फिजिकल कॉन्फ़िगरेशंस एज एरिया, लेंथ और द वॉल्यूम ऑफ द वायर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट I। यहां से आगे फर्दर इसको एक्सप्लेन हम करते हैं अगर, तो आप बता सकते हो जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यहां से इज इक्वल टू I, और ये जो मार्क था ये हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा इज इक्वल टू, लेकिन R के साथ में। R क्या होगा? यहां से R एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू, जिसको कहा जाता है से रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होता है आपका, मतलब वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से आप इसको ये भी कह सकते हो कि V अपॉन I इज इक्वल टू R, यानी कि जो V है और I है इनका रेशियो हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। तो जब वेरीफाई हम करते हैं ओम्स लॉ को, तो आप इसी फॉर्मूले से वेरीफाई करते हो, यानी कि वहां आप डिफरेंट वैल्यूज लेंगे वोल्टेज की और उसके रेस्पॉन्ड में इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। तो वो वैल्यूज लेकर के अगर देखेंगे कि हर एक सेट वैल्यू का कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब वहां ओम्स लॉ प्रूव हो जाता है। तो ये था आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में अब लिमिटेशंस हैं कुछ। क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं ओम्स लॉ की? आप सोच कर देखिएगा कि जो मैंने अभी बताया कांस्टेंट रहनी चाहिए चीजें, अगर ये चीजें कांस्टेंट ना हो तो क्या ओम्स लॉ हमारा वेरीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब तो लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन तो यही होगी आपकी कि जो ओम्स लॉ को हम फॉलो करना चाह रहे हैं वहां कंडक्टर जो हमारा है वो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट होना चाहिए, राइट, और जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो पहला तो लिमिटेशन ये हो जाएगा। और दूसरा लिमिटेशन यहां हो जाएगा आपका कि ये कुछ सर्किट आपके पास में होते हैं जिनमें कि डायोड होता है, ठीक है, एक आपका एलईडी होता है, CFL होता है। ये जो तीनों चीजें हैं, ये जब आप हीट करते हो, मतलब उनको डिवाइस को यूज करते हो ना सर्किट में, तो ये ना टेम्परेचर बढ़ाने लगती है, इनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वो लोग गर्म होने लगती है, टेम्परेचर इनका कांस्टेंट नहीं रहता है। तो इट मीन्स व्हाट कि ये ओम लॉ को क्या नहीं करती है? फॉलो नहीं करती है। तो इट मीन्स दो लिमिटेशन हुई। पहली तो टेम्परेचर और कॉन्फ़िगरेशन दैट शुड बी कांस्टेंट। दूसरा एलईडी और आपका डायोड और CFL ये हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब भी है, ये भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं। तो ये थे इसके दो लिमिटेशंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, यानी कि जो रजिस्टर आपका यूज आप कर रहे थे वो रजिस्टर दो तरह का हो सकता है, ओमिक रजिस्टर और नॉन ओमिक रजिस्टर। ओमिक रजिस्टर का मतलब होगा कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा और नॉन ओमिक ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जो ओम्स लॉ होगा, ठीक है, ओमिक कंडक्टर, मैं इसको बता भी देता हूं आपको। जो ओमिक कंडक्टर था आपका,
ओमिक कंडक्टर में चल नहीं रहा है। ओमिक कंडक्टर मैंने अभी नाम लिया कंडक्टर, और दूसरा लिया नॉन ओमिक कंडक्टर। आप इसे रेजिस्टेंस भी कहते हैं कुछ। ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस एक ही बात है। ओमिक रेजिस्टेंस ये ओबे करते हैं किसको? ओबे ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ है उसको ओबे करते हैं, ये ओबे नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा, यहां जो ओमिक कंडक्टर्स हैं, अगर इनका ग्राफ आप खींचते हो वी और आई का ग्राफ, ठीक है, वी आई ग्राफ, तो ये जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहां जो ग्राफ होगा वो जिगजैग या कैसा होगा? कर्व्ड, जिगजैग या कर्व लाइन ग्राफ होगा। तो इस तरह से आप पहचान पाओगे। नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, उनका जो ग्राफ है वी और आई का जो ग्राफ था, ये ग्राफ इनका जिगजैग या कर्व्ड होगा। लेकिन ओमिक कंडक्टर के लिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है। इसके बाद जो कंडीशन आती है नेक्स्ट, वो आता है रेजिस्टेंस, जो अभी हमने यहां जिक्र किया है रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस क्या होगा। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर? ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है कुछ ना कुछ यहां से। रेजिस्टेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको स्टडी करनी होगी। किसे आप रेजिस्टेंस कहेंगे? तो रेजिस्टेंस जो है ये अपोज है, प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द प्रॉपर्टी है बेटे ये किसी भी कंडक्टर की। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू इट। इसमें से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका अपोज, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। तो ये जो अपोजिशन वाली पावर है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। तो रेजिस्टेंस को जब हमने डिफाइन कर दिया, तो अब बात आएगी इसका एसआई यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट, क्योंकि ये इजाद किया था, ये डिस्कवर किया था किसने? ओम्स लॉ के दौरान हुआ था। तो इसकी एसआई यूनिट उन्हीं को फॉलो करती है, यानी कि इसको एसआई यूनिट होती है ओम, और सिंबल इसका ओमेगा होता है, जो कि ऐसे बना सकते हो आप यूं करके, और रनिंग हैंड में आप इस तरह से बनाते हो। ठीक है। तो ये आपका ये इसका रेजिस्टेंस का सिंबल हो जाएगा इस तरह से। ओके, इसको ऐसे दिखा लीजिए या आप ऐसे दिखा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, तो वो वैल्यू डिपेंड किस चीज पे करेगी, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? ये फैक्टर हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तीसरा यहां से होगा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, और जो लास्ट है फोर्थ, वो होगा नेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। तो ये फैक्टर से जिन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा? व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द लेंथ, लेंथ वाले केस में जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ रेजिस्टेंस इज आल्सो बी इंक्रीज्ड, ऑन डिक्रीजिंग द लेंथ रेजिस्टेंस इज आल्सो बी डिक्रीज, यानी कि लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाने पे रेजिस्टेंस घटेगा। यानी कि बड़ी वायर का जो ये दो वायर मैंने बना दी, सपोज ये मान के चलिए वी हैव दीज टू वायर्स, एक ये है और एक दूसरी ये वायर हमारे पास में। ठीक है। इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, तो इसका रेजिस्टेंस होगा R1 और इस वाली का R2। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि R1 जो होगा वो ग्रेटर देन R1 होगा, बिकॉज
L1 ग्रेटर देन L2 है। तो ये बात समझ आई आपको? यहां से लेंथ बढ़ेगी ना, तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसकी लेंथ कम होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से कि अगर कई क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल जाते हैं जिनमें आपसे ना फॉर्मूला पूछ लेता है, मतलब फॉर्मूले में बेस्ड होता है, वैल्यू बता देता है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लिख लेंगे R1/R2 इक्वल टू L1/L2। ये फॉर्मूला है। कैसे आया ये आप निकाल भी सकते हो, मैं बता दूंगा इसको निकाल करके भी आप कैसे कैसे इसको निकालते हो वहां से, ठीक है। इसके बाद में है एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी कि क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप जैसे मार्कर है मेरे पास में, इसकी जो थिकनेस है, इस मार्कर को अगर मैं परपेंडिकुलर यानी कि ट्रांसफर सेक्शन इसका काट दूं ये वाला, तो ये सामने से जो होगा इसका ये क्रॉस किया हुआ सेक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन का एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया की हम बात कर रहे हैं, मीन्स थिकनेस की बात कर रहे हैं। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, यानी कि 1/A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरह से। यानी कि एरिया अगर बढ़ता है ना, एरिया बढ़ता है मींस थिकनेस बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, तो उसकी रेजिस्टेंस घटती है, यानी थिक वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी और बारीक वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो इस बात को ध्यान में करके रखना कि जो रेजिस्टेंस है थिक वायर की ज्यादा कम होगी और बारीक वायर की ज्यादा होगी। थिक और थिन दो तरह की वायर होंगी, थिक और थिन। थिक वायर है तो लेस रेजिस्टेंस होगा, लेस रेजिस्टेंस, और थिन वायर है तो मोर होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला यहां से कैलकुलेट करना चाहें तो फॉर्मूला हो जाएगा यहां से R1/R2 इक्वल टू A2/A1, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और यह थिकनेस आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर दो वायर हूं, सेम लेंथ रखूं, ये वायर है हमारे पास, सपोज दैट ये इस थिकनेस की, और दूसरी वायर भी हमारे पास है लेकिन उसकी थिकनेस तो सेम लेंथ में ले लीजिए, थिकनेस घटा दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो लेंथ दोनों की बराबर होगा, मीटर दोनों में सेम होगा, लेकिन थिकनेस अलग अलग है। ये मोटी है, थिक है, तो इसके रेजिस्टेंस होगा R, जो कि कम होगा, और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं यहां से टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर में आपको क्या देखना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घट जाएगी, ठीक है। तो यह रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। इस तरह से नेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का नेचर यानी कि कंडक्टर का जो मटेरियल है अगर वो बदल दें तो रेजिस्टेंस बदल जाएगी। कंडक्टर का मटेरियल नहीं चेंज कर रहे आप तो उसकी नेचर वही है, तो वो कांस्टेंट रहेगी। गॉट इट? तो इस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कंडक्टर के ऊपर। क्लियर है ये वाली बात बेटा आपको सबको? अब हम थोड़ा सा इसको और हल्का सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ना यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चों को ये क्वेश्चंस बड़े अटपटे लगते हैं, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अभी मैंने यहाँ आपको जिक्र कर दिया कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। फॉर्मूला आपके सामने निकालने के लिए आ रही है, बड़ी दिक्कत होती है। एरिया है, एरिया वाले केस को आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने अभी बताया R1/R2 जो होगा वो A2/A1 होगा, है ना। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कैसे? रेडियस में, कि आपको एरिया नहीं बताया, रेडियस दे रखी है, तो आप क्यों ज्यादा कैलकुलेट कर रहे हो? फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करिए, ये होगा पाई R2 का स्क्वायर अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि पाई R स्क्वायर होता है ना सर्किल का एरिया, और ये सर्कुलर ही तो है पार्ट जो आपकी रेडियस होगी, ये सॉरी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन होगा। तो यहां से ना पाई से पाई को कैंसिल करिए तो ये बचेगा R2/R1 का होल स्क्वायर। मींस जो R1 और R2 है, इवन रेजिस्टेंसेस है, उनका जो रेशो होगा वो R2 और R1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है यहां से एक और, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी की तरह, वो है आपका रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है? इसको आप ना रो, RHO, रो से शो करते हैं। ये रो कहा जाता है सिंबल, तो इस रो से डिनोट करते हो आप रेजिस्टिविटी को। अब डिफाइन करना है रेजिस्टिविटी को, तो कैसे? मैंने कहा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मैंने कहा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर इन दोनों को आप मिला दें
फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो ये हो जाएगी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर मार्क हटा दीजिए आप, तो इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो दैट मीन्स व्हाट, कि यहां से रो जो है ना वो रेजिस्टेंस के ही बराबर है अगर एल और ए की वैल्यूज यूनिट मान ली जाए। तो यहां से रो इज इक्वल टू जो है वो आएगा आपका आर ए अपॉन एल। ये एक फॉर्मूला आ जाता है रो के लिए। तो रो इज इक्वल टू यहां से आर हो सकता है इफ ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और एल की वैल्यू 1 मीटर आप ले लें। क्यों, देख लीजिए आप, रो इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 1, तो कैंसिल होके क्या बचेगा, 1 ही होगा, दैट मीन्स तो ये जाएगा आपका आर। तो रो इज इक्वल टू आर होगा, लेकिन कब होगा रो इज इक्वल टू आर, जब ये वैल्यू यूनिट होंगी। तो ये डिफाइन भी है इसका। और जो रेजिस्टिविटी है ना, इसका एक और नाम भी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखें बेटे, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, इसी को ही हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ ए कंडक्टर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज ऑल्सो 1 मीटर। यानी कि एक रेजिस्टेंस उस वायर का जिसका कि एरिया 1 मीटर है और लेंथ भी 1 मीटर है, उसका रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि रेजिस्टिविटी इज मैथमेटिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, रेजिस्टिविटी की। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, एक और बात कि अगर आपने मेरी जो चैनल पे ये वीडियोस देखनी है, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए, तो आप इन्हें सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पसंद आ रही है लाइक करिएगा और हाँ शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आगे चलते हैं, नमस्कार।